नमस्कार। मुंबई से, जी हां, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं, राजीव। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी मौसम जो है वो गर्म हो चुका है। यानी ठंड सर्दी की जो आहट होनी चाहिए, वहां गर्मी की आहट, गर्माहट है। और आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि दोनों ही राज्यों में चुनाव, उसमें भी सबसे बड़ी बात कि झारखंड में कल 13 तारीख को पहले फेज का मतदान, वो भी 43 सीटों के लिए हो चुका है। 66%, 66% से ज्यादा की पोलिंग हुई है वहां झारखंड में। और इधर 288 सीटों के लिए महाराष्ट्र में बहुत ही गर्म माहौल बना हुआ है, यानी गहमा गहमी का माहौल है। और ऐसे में कौन बाजी मारेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारी टीम यानी डीवी लाइव की टीम इस वक्त मुंबई में है और ठीक पीछे आप देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। इसको अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कहते हैं। और ठीक बगल में जो अभी हमारे कैमरामैन फारूक दिखा रहे हैं, ये बृहन मुंबई नगर पालिका है, यानी बीएमसी है। और यहां पर चुनाव होना था, 4 साल बीत गए, चुनाव अभी तक नहीं करवा पाई सरकार। तो एक बीएमसी और दूसरा पीछे जो पहले वीटी कहलाता था, वो अब सीएसएमटी है। और यहां पर यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है और यहीं से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरी साइड रोड है और उसके दूसरे साइड बगल में आजाद मैदान है, जहां 1857 के गदर में यहां पर कई देश के परवानों ने अपनी आवाज बुलंद की थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो एक ऐतिहासिक जगह, और इस ऐतिहासिक जगह से न्यूज पॉइंट लेकर हम आ रहे हैं। और इस न्यूज पॉइंट में बहुत कुछ है, हमारे तमाम साथियों से आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आज दिन भर, और उसमें भी महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है वो तो हम पहुंचा ही रहे हैं। और अब चूंकि कल हमने वादा किया था कि ग्राउंड जीरो से आप तक हम बहुत कुछ पहुंचाएंगे, तो ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुके हैं और बहुत कुछ लेकर आपके सामने हैं। दूसरी तरफ उधर झारखंड में बहुत गहमा गहमी का आलम अभी भी बना हुआ है, क्योंकि 20 तारीख को झारखंड में चुनाव खत्म होने जा रहा है और वहां आखिरी फेज है जिसमें 38 सीटों के लिए वहां पर चुनाव होना है। झारखंड पहले चलते हैं, फिर इधर महाराष्ट्र जहां से हम हैं, यहां की खूब बातें करेंगे। झारखंड में कल के बाद और कल की पोलिंग के बाद और जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो आत्मविश्वास से लबरेज हैं और आज सीधा हमला बोल रहे थे। लगातार हमला बोलते हैं बीजेपी के ऊपर, आज भी सीधा हमला बोल रहे थे। और सबसे बड़ी बात की अभी आप लोगों ने देखा होगा 2-4 दिन पहले की बात है, जब एक पूर्व अभिनेता हैं और अब बीजेपी के सदस्य हो चुके हैं, और नाम है बंगाली बाबू जिनको कहते हैं, और मिथुन चक्रवर्ती, उनकी पॉकेटमारी हो गई। और पॉकेटमारी यानी कि पॉकेट से पिक पॉकेट जिसको कहते हैं कि बटुआ लेके चले गया कोई, जब वो चुनाव प्रचार में भाषण दे रहे थे। तो इस सब को लेते हुए आज हेमंत सोरेन ने जो कहा है बहुत दिलचस्प है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि चिड़ी मार है भाजपा। हेमंत सोरेन कह रहे हैं लोकतंत्र चोर है भाजपा। हेमंत सोरेन कह रहे हैं सांसद चोर है भाजपा। हेमंत सोरेन कह रहे हैं विधायक चोर है भाजपा। पहले हेमंत सोरेन को सुनते हैं, यहां से चर्चा बढ़ाएंगे। और झारखंड से लेकर इधर महाराष्ट्र तक, देश की राजधानी उधर दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, सब कुछ इस अगले 1.5 घंटे तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। पहले हेमंत सोरेन को सुनिए। इस चुनाव में ढेर सारा यहां चिड़ीमार लोग पूरा देश से आकर के घूम रहा है। और ये लोकतंत्र चोर, विधायक चोर, सांसद चोर सब घूम रहा है, यहां पर मंडरा रहा है। उससे सचेत रहने के लिए, उससे बचने के लिए आपको हम आपके बीच में आए हैं कि सावधान रहिएगा। यहां पर पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का लोग, असम से लेकर के यूपी से लेकर के छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात तक का मुख्यमंत्री, मंत्री यहां पर डेरा डाले हुए हैं। वो तो छोड़िए, उसका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी यहां पर डेरा डाले हुए हैं। और एकमात्र इस आदिवासी नौजवान को ये लोग 5 साल से पकड़ते पकड़ते थका हुआ है और आज तक ये हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाए।
तो सुन रहे थे आप यहाँ हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन जो है सीधा हमला बोल रहे थे, सीधा हमला बीजेपी के ऊपर। और क्यों ना बोलें, क्योंकि अब आत्मविश्वास से लबरेज है। फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद 66% से ज्यादा की पोलिंग झारखंड में। और यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी का गठबंधन, महागठबंधन कह लें या इंडिया गठबंधन कह लें, दूसरी तरफ एनडीए जिसमें आजसू भी है, इस बार बीजेपी भी है। और बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ बैकफुट पर झारखंड में जो अभी तक खबरें आ रही हैं 43 सीटों पे के बाद पोलिंग के बाद नजर आ रही है। आगे क्या कुछ होता है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इधर महाराष्ट्र आते हैं। महाराष्ट्र में आज बहुत ज्यादा गहमा गहमी का आलम था। आलम यह था कि एक तरफ राहुल गांधी पहुंचे थे इसी महाराष्ट्र में, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे और तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। राहुल गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक सब अपने अपने ढंग से इस चुनावी माहौल को गर्म करने की कोशिश करते रहे, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते रहे। राहुल गांधी सबसे पहले नांदेड़ पहुंचे और नांदेड़ में वो पहुंचकर बस स्टैंड पहुंचे, पब्लिक से मिले, वहां पर वहां की जनता से। बस स्टैंड नांदेड़ पहुंचकर जनता से मिलते हैं और उसके बाद वो जब चुनावी सभा को संबोधित करते हैं तो वहां पर जो बातें रखते हैं बहुत दिलचस्प, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। और वहां पर साफ साफ कहते हैं कि संविधान की बात लगातार हो रही है। और संविधान का जिक्र करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने शायद संविधान पढ़ी ही नहीं है। वो संविधान पढ़े नहीं है तो संविधान के बारे में जानेंगे क्या। और इसीलिए उनको लाल जो किताब है या संविधान का जो पहला पेज जो मुख्य पृष्ठ है वो लाल देखकर वो अर्बन नक्सल कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। और संविधान के नाम पर लगातार राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो बातें कह रहे थे बहुत दिलचस्प है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से संविधान के नाम पर भी ये चुनाव बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा सुनिए राहुल गांधी को। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं संविधान को पब्लिक मीटिंग में दिखाता हूं और संविधान खाली है। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने ये संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रही है। तो सुन रहे थे आप यहाँ राहुल गांधी को। राहुल गांधी सीधा सीधा नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए और साफ साफ कह रहे हैं कि एक तरफ संविधान है जिसकी रक्षा की कसम खाता है इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने संविधान पढ़ी ही नहीं तो संविधान के बारे में जानेंगे क्या। और लाल पीला नीला की बात करते हैं नरेंद्र मोदी। तो एक तरफ संविधान की बात नांदेड़ में करते हुए तो दूसरी तरफ नंदुरबार में भी थे आज राहुल गांधी। और नंदुरबार में राहुल गांधी ने सीधे सीधे वहां से अदानी पर हमला बोला है। वहां से राहुल गांधी ने सीधा सीधा धारावी के मामले को भी उठाया। और ये सरकार जो अभी यहां पर है महाराष्ट्र में वो खरीदी हुई सरकार है, ये राहुल गांधी कह रहे थे। जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी की इस बाइट को भी। और उसमें सबसे बड़ी बात की ये सरकार खरीदी हुई कह रहे हैं राहुल गांधी। सुनिए। धारावी को अदानी जी के हवाले कर दिया। सरकार आपकी नहीं है, सरकार महाराष्ट्र की नहीं है, सरकार महाराष्ट्र के युवाओं की नहीं है, सरकार अदानी की है। उसने खरीदी है आपकी सरकार। एमएलए खरीदवाए हैं, मीटिंग में बैठा, यह सच्चाई है।
तो सुन रहे थे आप, यहाँ पर सीधा सीधा राहुल गांधी कह रहे हैं ये सरकार खरीदी हुई है। और यहाँ से और जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी पर, उनकी सरकार पर, फिर अदानी पर हमला करते हुए नजर आते हैं। संविधान पर हमला, संविधान के मसले को लेकर संविधान को सामने लाते हुए, और इस पर भी कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे इसी महाराष्ट्र में, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही है, एक्चुअली आप जानते हैं दोस्तों कि आज बाल दिवस भी है, यानी चाचा नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर, और 14 नवंबर को चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमदनगर में जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण कही है। अहमदनगर में कह रहे हैं, बता रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और ये आज की पीढ़ी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताते हुए ये बताया है कि कांग्रेस ने क्या कुछ दिया है, और उसमें भी जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के लिए क्या कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि नेहरू ने इसी अहमदनगर में लिखी थी भारत एक खोज, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया को जवाहरलाल नेहरू ने इसी जगह, इसी अहमदनगर में लिखी थी, उसके जेल में लिखी थी, और अंग्रेजों से लड़ते हुए और जेल जाते वक्त जेल गए, जेल में रहे, और इस किताब की रचना हुई, इसका जिक्र कर रहे थे। आइए जरा सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को भी। अहमदनगर के किले में 963 दिन के लिए 1942 से मार्च 1945 तक यहां जेल में रहे, और उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब यहां लिखी, वो दुनिया में मशहूर है, दुनिया में मशहूर है। और आप ना लिखते, ना पढ़ते, ना सोचते, सिर्फ बकते हैं। नेहरू जी लिखे, इन्हों बकते रहते हैं, लोगों को कुछ नहीं बताते, तो सच नहीं बताते। इसीलिए 20 तारीख को है ना, वोटिंग तुम्हारे हाथ में, वोट का पावर तुम्हारे पास है। ये पावर किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। क्या 75 साल पहले तुमको कोई पूछता था वोट दो? सब अमीर लोग वोट देते थे ब्रिटिश के जमाने में, और वो छोटी मोटी सरकार अमीर लोगों की बनती थी। लेकिन आज महिला को भी वोटिंग का अधिकार है। लेकिन मनु ने कहता था स्त्रियों को वोट नहीं, स्त्रियों को कुछ नहीं देना चाहिए, वो स्त्री और शूद्र एक ही है बोलते थे, चाहे वो किसी जात के हो महिला। ये उन्होंने कहा, मैं नहीं कहा। अब महिलाओं का पैर पड़ते सब लोग जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, माताएं देखिए हमारे तरफ वोट दीजिए, देखिए हमारे तरफ वोट दीजिए। यहां नहीं, लाडली बहन, क्या लाडली बहन को 1500 रुपए दे रहे हैं। मैं ये वायदा करता हूं महा विकास आघाड़ी के तरफ से, हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हम 3000 रुपए महिलाओं को करेंगे। सुन रहे थे यहाँ पर सीधा सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे हमला बोलते हुए नरेंद्र मोदी पर, और देखिए बहुत गंभीर बातें कर रहे हैं। नेहरू जी का जिक्र कर रहे हैं, संविधान का जिक्र कर रहे हैं, बाबा साहब आम्बेडकर का जिक्र कर रहे हैं, साथ में मनुवाद का भी जिक्र कर रहे हैं, महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं को जाति पाति से अलग रखकर और उनको समाज में क्या जगह दी गई मनुवाद की तरफ से, ये सब कुछ बता रहे हैं। मनुस्मृति में
में उसका जिक्र है, ये सारी बातें यहाँ करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे तो एक सीधा हमला और कह रहे हैं कि आप नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, आप 1,500 रुपए लाडकी बहिना योजना को में दे रहे हैं, लेकिन हम वादा करते हैं महाविकास अघाड़ी की तरफ से कि हमारी सरकार बनते ही हम 3,000 रुपए महीना देंगे महिलाओं को। तो एक बड़ा वादा करते हुए यहाँ पर जो घोषणा पत्र में ऑलरेडी ये घोषणा एक गारंटी के रूप में इन लोगों ने जनता के बीच जारी की है। तो एक तरफ आप देखिए राहुल गांधी और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमदनगर में मल्लिकार्जुन खड़गे, और उसी अहमदनगर में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 944 दिन रहते हैं और रचना करते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया का, और उस किताब में जो कुछ है इस भारत के बारे में वो सारी बातें, सारा जिक्र यहाँ पर कहीं ना कहीं और ये सारी बातें बताते हुए यहाँ पर नजर आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। दूसरी तरफ औरंगाबाद, अब औरंगाबाद आप जानते हैं कि औरंगाबाद का नाम अब छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, और छत्रपति संभाजी नगर में आज थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे महाविकास अघाड़ी पर हमला बोल रहे थे और कह रहे थे कि ये अघाड़ी वाले बूंद बूंद के लिए तरसाएंगे, इसीलिए अघाड़ी पर यानी कांग्रेस पर, शिवसेना पर और यानी उद्धव ठाकरे पर और शरद पवार पर भरोसा मत कीजिए। तो ये भरोसा किस पर जनता करे, किस पर नहीं करे, ये सारी बातें यहाँ पर। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड से लेकर यहाँ जब ग्राउंड जीरो पे हम हैं, मुंबई में हैं, ठीक हमारे पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, वीटी कहा जाता था, और ठीक पीछे आप देख रहे हैं, और बगल में आपको हम दिखाना चाहेंगे, अगर दिखा पाए हमारे कैमरामैन, तो ये बृहन मुंबई है, ये बृहन मुंबई है, और नगर पालिका बृहन बीएमसी जिसको कहते हैं, बृहन मुंबई नगर पालिका, जहां पर अभी भी इंतजार है चुनाव का, 4 साल बीत चुके हैं। चलिए ये सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन इस चर्चा में सबसे बड़ी बात कि कैसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है विपक्ष ने सत्ता पक्ष को, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, इस पे चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, और उधर स्टूडियो में मौजूद है हमारे कुछ और साथी, उनसे भी आपका परिचय करवाता हूं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ बने हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी बने हुए हैं, 2 साथी बने हुए हैं। मैं अपने एक साथी और इनको बुलाना चाहूंगा, जरा इकबाल भाई आप जरा इधर आइए, इस साइड आइए आप जरा, इस साइड इकबाल जी, और वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सबसे बड़ी चीज की इकबाल जी यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, इसी मुंबई में रहते हैं, वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, एक लंबा अनुभव है, लगभग 3 दशक से ज्यादा का अनुभव। लेकिन इस चुनाव में, ये चुनाव जो है वो किस दिशा में जा रहा है, ये सब कुछ इनके जरिए हम समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले आपके पास ही आता हूं इकबाल जी, प्रधानमंत्री आज थे औरंगाबाद में, जिसको अब छत्रपति संभाजी नगर कहा जाता है, और उधर खड़गे साहब भी थे, राहुल गांधी भी थे, बहुत गहमा गहमी वाला माहौल है। लेकिन इस माहौल में अगर एक लाइन में पूछा जाए तो कौन आगे कौन पीछे दिखाई देता है? देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कौन आगे कौन पीछे, ये अब कांटे की लड़ाई हो गई है, टक्कर की लड़ाई है। अगर हम लोकसभा इलेक्शंस के अंदर भी देखें तो 1% वोटर का ही फर्क रहा है। तो इन सारी ही चीजों को ध्यान में रखते हुए अब कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। लेकिन महाविकास आघाड़ी को एज इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार ने पश्चिमी महाराष्ट्र में अपनी सीटें बांटी है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे मुंबई और कोंकण में लेकर के लगातार बातचीत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति के अंदर थोड़ा सा विदर्भ वगैरह के अंदर उनके नेताओं के लिए अगर हम बात करें तो जो चहल पहल और जिस तरीके से वो एक जोश दिखना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी भले ही लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जमीनी नेता जिस तरीके से पहले थे, चाहे वो विलासराव देशमुख रहे हो, कृपा शंकर रहे, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स जो थे वो कहीं आज नदारत है, जिसके चलते थोड़ा सा एक्टिविटी मुझे लगता है। चलिए पार्टी छोड़ के चले गए। यस, विलासराव जी देशमुख जी है वो स्वर्गवास हो गए, कृपा शंकर जो है वो पार्टी छोड़ गए, ऐसे कई लीडर्स छोड़ गए हैं, चाहे वो ईडी की मजबूरी हो या कोई और मजबूरी हो। इन सारी चीजों को लेकर के कांग्रेस के अंदर थोड़ा सा नेता गण के हिसाब से मुझे लगता है
थोड़ी सी कमी है जिसको लेकर के परेशानी है, लेकिन ओवरऑल जो एज है वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को है, चाहे वो मराठवाड़ा की बात करें, विदर्भ की बात करें। लेकिन पिछले दिनों परफॉर्मेंस लोकसभा इलेक्शंस में काफी बड़ा रहा। आज भी अगर हम बात करें राहुल गांधी के नहीं रहने के बाद भी परफॉर्मेंस कांग्रेस का सबसे ज्यादा रहा, नंबर 1 की पार्टी बनके उभरी, नंबर 1 की पार्टी बनके उतरी। आज भी अगर राहुल गांधी ने जिस तरीके से, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उन पर वार किया था कि वो संविधान को लेकर के खाली किताब लेके घूमते हैं, जब उन्होंने बताया कि ये खाली किताब नहीं है, ये खाली जो किताब उनके लिए है जिनको इसकी जानकारी नहीं है या जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है। तो यानी कि साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के इन सारी चीजों पर राहुल गांधी जहां अपने बयान को लेकर के रिटर्न वार कर रहे हैं, वही आज 3 सभाएं खुद प्रधानमंत्री मोदी की भी थी, जहां मुंबई के अंदर अभी शिवाजी पार्क के अंदर उनकी सभा चालू, वहां भी मोदी जी ने एक ही चीज को कहा है कि महिलाओं को लेकर के हम क्या क्या लखपति योजना ला रहे हैं, लाडली बहना योजना है, घर दिए जाएंगे। यानी कि अगर ये हम 2014 के पहले से बात करें तो इस तरह की चीजें, खास करके घरों को लेकर के, SC, OBC और ST को लेकर के भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है ये नहीं चाहती है कि ये जो कास्ट और जो है वो आगे बढ़े। यानी कि प्रधानमंत्री अब भी उन्हीं चीजों को लेकर के बात कर रहे हैं। उनकी मजबूरी इन 10 सालों में यह है कि उनके पास विकास के मुद्दों को लेकर के कोई चीजें नहीं है। पिछली बार भी जिस तरीके से योगी जी मुंबई के अंदर आए थे तो उन्होंने नारा दिया था कटोगे तो बटोगे, उसके बाद प्रधानमंत्री बटोगे तो कटोगे, माफ करें, बटोगे तो कटोगे। इसी तरीके से प्रधानमंत्री ने उसका नया वर्जन लाया, नया वर्जन लाने के बाद में उन्होंने साफ किया कि एक है तो सेफ है। यानी कि अगर विकास का मुद्दा आपके पास नहीं है तभी लेकर के इस तरह की चीजों को लेकर के आप बयानबाजी और जुमलेबाजी चल रही है। लेकिन वहीं पर ऑपोजिशन यानी कि महाविकास आघाड़ी जो है वो लगातार आरोप लगा रही है कि अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है। महाराष्ट्र को लेकर के कई ऐसी योजनाएं जो थी वो गुजरात भेजी जा रही है। तो ये एक दूसरे की खींचातानी जो है वो अब बहुत ही जल्दबाजी। अब देखना यह है कि इस फैक्टर के अंदर सबसे अच्छी चीज ये है कि बीजेपी भी लगातार कोशिश कर रही है कि उनकी सीट्स का जो अंतर है वो कम किया जाए। लेकिन अब 75-25 था, 40-60 का रेशियो आया। अब और देखना है कि आने वाले दिनों में अगर ये बड़ी पार्टी बनकर के बीजेपी महाराष्ट्र में आती है तो उनकी रणनीति क्या होगी। जिस तरीके से बीजेपी अभी सोच रही है कि अगर वो बड़ी पार्टी बनकर के आए, आता हूं उस पे आता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। एक बार जल्दी से प्रशांत टंडन जी के पास भी चलते हैं। और प्रशांत जी, बहुत सारी बातें अभी इकबाल जी कह रहे थे, हम लोग ग्राउंड जीरो पे हैं, लगातार सुबह से इन तमाम चीजों को देख रहे हैं, बहुत नजदीक से देख रहे हैं, आप सबके जरिए भी समझ रहे हैं, लोगों पब्लिक में भी जा रहे हैं, वहां से भी समझ रहे हैं। क्या कुछ आपने देखा है? राहुल गांधी आज कहें तो कारपेट बॉम्बिंग कांग्रेस की तरफ से हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ इकबाल जी कह रहे थे कि कांग्रेस का जो धड़ा पहले जो होता था, मेन लाइन के जो नेता थे वो या तो कांग्रेस छोड़ गए या दूसरे पार्टी में चले गए, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें। उसके बाद भी कांग्रेस लोकसभा में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है। और उसके बाद अब एक राहुल गांधी के प्रति जो उभार देखा गया, उनकी जो एक अलग ब्रांडिंग, एक छवि हुई, निर्मित हुई, उससे महाविकास आघाड़ी में एकदम तो दिखाई देता है। लेकिन उसके अलावा महाविकास आघाड़ी के दूसरे नेता भी हैं, दूसरे दलों के नेताओं के बारे में अगर बात करें, उद्धव ठाकरे की बात कर लें, शरद पवार के बारे में बात कर लें, ये सब भी बहुत मजबूती के साथ नजर आते हैं। और इन सब में इनका जो है यानी बीजेपी का जो प्रहार है वो कितना आपको दिखाई देता है और कितना यहाँ कारगर साबित होता हुआ नजर आता है? देखिए राजीव जी, चुनाव मोटे तौर पर यहाँ पे MVA लड़ रहा है, दूसरे शब्दों में कहें कि इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। और उसके अलावा आप देखिए कि झारखंड में भी इंडिया गठबंधन दिखाई देता है। झारखंड का चुनाव हेमंत सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा लीड कर रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव कांग्रेस के अलावा यहाँ जो 2 बड़ी पर्सनालिटी हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, निश्चित तौर पर इनको मैच करती हुई कांग्रेस के पास कोई पर्सनालिटी महाराष्ट्र की नहीं है। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस यहाँ पे नहीं है, ये ठीक नहीं होगा। तो पर्सनालिटी वाइज आप देखेंगे तो नहीं, लेकिन वो एक है। और यहाँ का जो इलेक्शन है उसका जो परसेप्शन, उसको जो लीड कर रहा है वो शिवसेना है, वो उद्धव ठाकरे हैं। और संभवतः अभी कोई घोषणा नहीं हुई औपचारिक, लेकिन हम उसको कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे एक अघोषित चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए भी महाविकास आघाड़ी ने अच्छे काम किए थे और उसको लोग याद करते हैं। दूसरी बात,
देखिए राजीव जी, हम यहाँ कोई सर्वे नहीं कर रहे हैं, हम कोई फिगर नहीं दे सकते। हम दो चीजें देख रहे हैं, एक नेता क्या कर रहे हैं और दूसरा जनता क्या कह रही है। तो जरा मैं नेताओं की बात इस राउंड में करता हूँ, फिर जनता की बात दूसरे राउंड में करूंगा। नेता, अगर आप बीजेपी का देखें तो बीजेपी ने कई तरीके के एक्सपेरिमेंट किए हैं, और जो महायुति है उसमें अगर एकनाथ शिंदे को अगर आप देखें, एकनाथ शिंदे का लोकसभा की सफलता के बाद, लोकसभा चुनाव में सफलता के बाद उन्होंने पूरा जोर विज्ञापन का, 300 से ऊपर करोड़ के विज्ञापन लाडली बहना पे लगा दिया। लेकिन बीजेपी उस रफ्तार से वहां नहीं जा रही है। बीजेपी या नरेंद्र मोदी या अमित शाह या बीजेपी के दूसरे नेता, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, उनका जोर कटोगे तो बटोगी राजनीति पर है। महाराष्ट्र के तमाम नेता, बीजेपी के नेता भी, पंकजा मुंडे ने भी बीजेपी, और अजित पवार ने भी, बीजेपी के नेता इससे बहुत असहज है। महाराष्ट्र में ये चलता नहीं है, लेकिन क्या मजबूरी है, क्योंकि कभी बीच बीच में आप देखिए नरेंद्र मोदी जाते हैं और वो राहुल गांधी पर हमलावर होते हैं, संविधान को, फिर वो वहां से लौट कर आते हैं और फिर वो सांप्रदायिक एक भाषण देते हैं। तो वो बीच बीच में जा रहे हैं टेस्ट बलून, लेकिन वो उनका मेन प्रैंक जो है वो महाराष्ट्र में कटोगे तो बटोगी राजनीति का ही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, जरा जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं और जो इधर इकबाल जी कह रहे हैं, दोनों की बातों को जरा समझने की कोशिश कीजिए। एक जो अभी प्रशांत जी कह रहे हैं कि यहाँ कटोगे तो बटोगे या एक है तो सेफ है, यही बात यहाँ इकबाल जी भी कह रहे थे। और कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी उस पिच पे लाने की कोशिश, वो पिच लाने की कोशिश, यानी हिंदुत्व के पिच पे इस चुनाव को ले जाने की कोशिश है। क्या यहाँ हिंदुत्व के पिच पे ले जाने के लिए बार बार एक नारे से दूसरे नारे पे जाना यहाँ के लोगों को पसंद है, या झारखंड के लोगों को क्या यह पसंद आएगा? एक सवाल है, और ये बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ है, बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ है। इसलिए क्योंकि ये हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी आज तक चुनाव नहीं जीती है, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती रही, लेकिन इसे बार बार इस पिच से नीचे खिसकना पड़ा। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जो बार बार दो चीजों पे लेके आते हैं चुनाव को। जिस पिच पे राहुल गांधी ने चुनाव को लड़ा, लोकसभा चुनाव को, पिछला चुनाव याद कीजिए, दो बातें थी वहां भी। एक बात संविधान, जिसको फिर से लेके चले आए। दूसरी बात ओबीसी आरक्षण, यानी जाति आधारित जनगणना, और इसको भी यहां फिर से लेके आ रहे हैं। संविधान का मसला कुछ दिनों पहले तक ऐसा लगता था कि लोकल इश्यू नहीं बन सकता है, लेकिन अब वो लोकल इश्यू बन चुका है, और वो भी इस महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा। जरा जल्दी से आना चाहता हूं इन दोनों मसलों के साथ हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास। अगर जरा स्क्रीन पर ले आइए डॉक्टर राकेश पाठक जी को, और साथ में जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर राकेश पाठक साहब, आपका भी स्वागत है। और सीधे आपके पास ही डॉक्टर साहब आना चाहता हूं, क्या आपको भी लगता है कि इस मसले पे, यानी संविधान के मसले पे नरेंद्र मोदी असहज हो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि जाति जनगणना के मसले पे भी नरेंद्र मोदी असहज हो जाते हैं? और ये दोनों मामला ऐसा है कि आप अब ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, क्या आपको भी लगता है, आप बताइएगा, कि अब अगर लोकल लेवल का चुनाव यानी कॉर्पोरेशन का चुनाव भी लड़ना चाहे विपक्ष, तो संविधान के नाम पे लड़ सकता है, जाति आधारित जनगणना के नाम पे लड़ सकता है। क्या कहेंगे? धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, नरेंद्र मोदी कई ऐसे विषय हैं जिन पर बेहद असहज हो जाते हैं, जिनमें से एक मुद्दा संविधान का है, दूसरा जाति आधारित जनगणना का है। संविधान को लेकर राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं उसके पीछे एक आधार है। पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की पार्टी के तमाम लोकसभा प्रत्याशियों ने, निवर्तमान सांसदों ने जिस तरह की बातें कही कि संविधान बदल देंगे, 400 सीटें दिला दीजिए मोदी जी को, चाहे वो अयोध्या फैजाबाद के तत्कालीन सांसद अब भूतपूर्व हो गए हैं, लल्लू सिंह जी हो या और तमाम सारे। तो राहुल गांधी कुछ गलत नहीं कह रहे, उनके पास ऐसा कहने के लिए आधार है। और लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने इसका खामियाजा भुगत लिया। उनकी पार्टी के लोगों ने संविधान को बदलने की बात कही, 400 सीटें मिलने पर
संविधान बदल देंगे ये दावा किया। और तो और प्रधानमंत्री की अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य जो अब दिवंगत हैं विवेक देवराय, उन्होंने भी आर्टिकल लिखकर कह दिया था कि संविधान को बदलने की जरूरत है। तो राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, जिस खतरे की तरफ देश को आगाह कर रहे हैं, वो तो निराधार नहीं है। अब जहां तक सवाल यह है कि स्थानीय स्तर पर यानी अब राज्यों के चुनाव में भी ये मुद्दा चलेगा या नहीं चलेगा, इसकी परीक्षा इस चुनाव में हो जाए। महाराष्ट्र एक जागरूक राज्य है, वहां लोग बहुत सचेत हैं। लोग देख रहे हैं कि किस तरह बीजेपी ने चुनी हुई सरकार को, उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया, तड़के देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाई, फिर दोबारा सरकार तीसरी बार बनी वगैरह। इस सबसे निपटने के लिए बीजेपी ने कोशिश की कि बटेंगे तो कटेंगे के नारे को वहां आजमाया जाए। वो किस तरह बूमरैंग कर गया है, राजीव जी, मैं एक ताजा उदाहरण आज का दिए देता हूं। पंकजा मुंडे एमएलसी हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधान परिषद की सदस्य हैं, भीड़ से लोकसभा चुनाव लड़ी थी, हार गई थी कांग्रेस प्रत्याशी के हाथों। उन्होंने आज स्पष्ट कहा है कि महाराष्ट्र में इस तरह के नारे की जरूरत नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा है कि मैं किसी दूसरी राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ काम करते हुए ये नहीं कर सकती कि लोगों को बांटने करने की बात करूं, इसलिए महाराष्ट्र में इसकी जरूरत नहीं। अजित पवार भी पहले ही कह चुके हैं। बीजेपी के अपने चुनाव घोषणा पत्र में धर्म आधारित धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून लाने का प्रस्ताव रखा गया है। उन्हीं का सहयोगी दल है एनसीपी, जो अजित पवार के गुट का है। नवाब मलिक चुनाव लड़ रहे हैं, वे कह रहे हैं कि महायुति के एजेंडे में, यानी बीजेपी, एनसीपी, अजित पवार, एकनाथ शिंदे की शिवसेना का जो एजेंडा है, उसमें ये धार्मिक धर्म परिवर्तन को रोकने वाले कानून का मुद्दा है ही नहीं। यानी जो तीन पार्टियों का गठबंधन है जो सरकार में बैठा है, वो इतने बड़े मुद्दों पर ही इस कदर मतभेद रख रहा है कि उसके बीच में अब तक मतदान 20 तारीख को होना है, तो चंद दिन बाकी है, वे एक राय नहीं हो पा रही। एक नाथ क्षमा कीजिए, खड़गे जी ने भी संविधान की बात कही, नेहरू जी का उल्लेख किया। जब भी ऐसी बात होगी, नेहरू जी का नाम आएगा, तो स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भीतर कहीं ना कोई एक हीनता ग्रंथि है नेहरू जी जैसा बनने की। अब वे भूल जाते हैं कि नेहरू जी तो कुल 3259 दिन जेल में रहे थे आजादी की लड़ाई में। खड़गे जी ने बिल्कुल ठीक याद दिलाया कि अहमदनगर के किले में कैद रहते हुए वहां जेल में उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, अल्मोड़ा जेल में रहते हुए अपनी आत्मकथा लिखी नेहरू। उनका मुकाबला कर नहीं सकते, इसलिए मोदी जी उस तरह के बयान देते हैं। अब महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है, तो महाराष्ट्र में सारी कोशिशों के बावजूद सांप्रदायिक एजेंडा नहीं चला। धार्मिक ध्रुवीकरण करने में बीजेपी सफल रही है। कांग्रेस और उनका जो महाविकास अघाड़ी नाम का गठबंधन है, वो मुद्दों की बात कर रहे हैं और मुद्दे जनता सुन रही है, समझ रही है। अंतिम बात यह है कि इस आखिरी चरण में राहुल गांधी नांदेड़ गए। नांदेड़ में बस अड्डे पर उन्होंने लोगों से बात की। गुरु गोविंद सिंह की धरती है, हुजूर साहब गुरुद्वारा है वहां पर, सचखंड साहब, वहां पर भी वे संविधान की बात कर, लोगों के बीच में भी वही बात कर। तो मुझे लगता है कि अब ये मुद्दा आपने बिल्कुल सही पूछा कि क्या नगर पालिका तक के चुनाव में ये मुद्दा जा सकता है, जाना चाहिए। इस देश के आम लोगों को, मतदाताओं को मालूम होना चाहिए कि जिसे माननीय प्रधानमंत्री जिस किताब को खाली बता रहे हैं, राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि उसमें जो लिखा हुआ है वो तो नरेंद्र मोदी ने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए उनके लिए वो खाली ही किताब है। और अगर सचमुच में देश के लोगों तक, आम जनता तक, नगर पालिका पंचायत चुनाव तक संविधान को बचाने की बात चली जाती है, तो ये देश और लोकतंत्र दोनों के हित में होगी। राजनीति से परे जाकर मैं कह रहा हूं, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी अपने नुस्खों पर उनमें धार देने में अब तक विफल रही है। जनता ने उन नारों को नकार दिया है। खुद बीजेपी के सहयोगी दलों ने उस नारे को, बटेंगे तो कटेंगे को, खारिज कर दिया। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अभी तक का सबसे बड़ा हमला है ये राहुल गांधी का और नरेंद्र मोदी पर, उनकी सरकार पर, उनकी पार्टी पर, संविधान के नाम पे राहुल गांधी घेरते रहे हैं। लेकिन इस बार जो बात कह रहे हैं साफ साफ कि नरेंद्र मोदी जी, आपने इस किताब को पढ़ी ही नहीं।
आपके लिए ये सादा पन्ना है, लेकिन हमारे लिए ये संविधान है। जरा एक बार फिर से सुनते हैं राहुल गांधी के इस बयान को, इस बाइट को। उसके बाद सीधे जरा इकबाल जी के पास आएंगे, फिर उधर हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी बने हुए हैं स्टूडियो में हमारे साथ, उनके पास भी चलेंगे, और अमलेंदु उपाध्याय जी भी हैं, उनके पास भी चलेंगे। पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी का अभी तक का सबसे बड़ा हमला। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं संविधान को पब्लिक मीटिंग में दिखाता हूं और संविधान खाली है। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने ये संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रही है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यहां राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि इसके अंदर जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर फर्क पड़ता है। यानी संविधान के अंदर, इस किताब के अंदर जो लिखा है, इसी से देश चलता है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। और अगर कोई इसे कोरा कागज कहे तो ये मूर्खता की श्रेणी में यह आता है। राहुल गांधी मूर्खता शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये एक विश्लेषक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मैं यहां जरूर शब्दों की यानी डिक्शनरी से उधार ले रहा हूं और रख रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ ये चुनाव, और इस चुनाव में संविधान आ चुका है, इस यानी संविधान की किताब आ चुकी है, और दूसरी तरफ इसी चुनाव में जाति आधारित जनगणना की बात लगातार हो रही है। और साथ साथ इसी चुनाव में, इस चुनाव से पहले आपने मराठा आंदोलन को भी खूब आगे बढ़ते हुए देखा, और जिसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ते हुए हम लोगों ने देखा था। लेकिन इसी चुनाव में अब ईडी की छापेमारी भी दिखाई दे रही है। और जरा इससे रिलेटेड आपके पास आना चाहूंगा। अभी कल मतदान हुआ है वहां झारखंड में, उससे पहले ईडी की छापेमारी होती है, और ये कहा जाता है कि घुसपैठिए जो हैं वो यहां आ रहे हैं और उनके तार जो हैं वो जुड़े हुए हैं कुछ ऐसी फंडिंग से जिसमें ईडी की कार्रवाई जरूरी है। आज इधर देख रहे हैं कि यहां पर भी ईडी की कार्रवाई और महाविकास आघाड़ी के ऊपर आरोप, कैसे देखा जाए इसको, और असल में ये खबर क्या है, जरा वो बताइए। देखिए, मालेगांव के अंदर आज ईडी ने जो है छापेमारी की है। मालेगांव के अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे तकरीबन 23 या 25 जगहों पर इस तरह की छापेमारी की गई है। सिराज मोहम्मद मेमन नाम के एक व्यक्ति को और दीपक निकम जो कि नासिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का बंदा है, उसको अरेस्ट किया गया है। उस पर किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था पिछले 7 नवंबर में जो एफआईआर दर्ज हुई थी कि तकरीबन 200 करोड़ रुपया गरीबों का लिया गया है, अलग अलग बैंकों में डाले गए हैं, और उस बैंकों के अंदर बाद में पैसे निकाले के हवाले के जरिए वोट जिहाद के नाम पर दिए गए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार सिस्टम का इस्तेमाल, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, आने वाले दिनों में शायद हो सकता है इस तरह के और भी केसेस आ सकते हैं, जिसको लेकर के खुद ऑपोजिशन हमेशा ये आवाज लगा रही है कि देखिए कि ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, और चौथा इलेक्शन कमीशन, यानी कि ये 4 चीजों पे लगातार ऑपोजिशन हमेशा सवाल खड़ी करती है कि ये 4 ऐसे सिस्टम के लोग हैं जो 24 घंटे तैयार रहते हैं, जिस तरीके से फरमान आता है वो लग जाते हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से आपने कहा कि लोकसभा के अंदर कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के उभर करके आई, इसमें कोई शक नहीं है, प्रशांत जी ने भी यही कहा। देखिए, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से विदर्भ के अंदर 1977 के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूं, इंदिरा गांधी के वक्त जब सबसे ज्यादा जरूरत थी कांग्रेस को, तो यही विदर्भ था जो खुल करके इंदिरा गांधी के फेवर में और कांग्रेस के फेवर में आई थी। उसके बाद फिर एक बार 2024 के अंदर ये सारी चीजों को लेकर के आए। देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा गढ़ है जहां पर आसान नहीं है किसी भी चीजों को लेकर के कि जिस तरीके से कटोगे तो बटोगे, इस तरह के नारे को लेकर के आगे बढ़ना। सबसे बड़ा मसला अब महाराष्ट्र के अंदर यह है कि देखिए, आरएसएस जो है वो महाराष्ट्र से जन्मी है। 99 साल हो चुके हैं, 2025 के अंदर इनके 100 साल पूरे हो जाएंगे देश के अंदर, लेकिन ये अब भी पूरे महाराष्ट्र में जो है पेट अपनी नहीं जमा सकी, जैसे अलग राज्यों के अंदर उसने जमाने में कामयाबी हासिल की है,
वो महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरीके से नहीं कर सकी है। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है कि यहाँ जो दलित समाज हो, ओबीसी हो, एसटी हो, ये उस विचारधारा के साहू की ये बताइए कि चुनाव किधर जा रहा है, छोड़िए वो सब, वो जो एक है वो टेक्निकल बातें आप बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब सामने कल एग्जाम देना है और आज आप बोलेंगे कि नहीं आपने कखा गगा नहीं पढ़ा, एबीसीडी नहीं पढ़ा, तो आप एग्जाम क्या दोगे, उसको थोड़ा सा किनारे रखता हूं माफी के साथ, लेकिन इतना जरूर चाहता हूं जानना कि एग्जाम में सामने वाला लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा। देखिए बिल्कुल अभी तक महाविकास आघाड़ी जो है उसको एज हासिल है, ये माना जा रहा है तकरीबन 160 से 65 सीटों पे जो है वो जीत हासिल कर सकती है। अब तक तो ये रेशियो और चीजें सामने आ रही है महाविकास आघाड़ी को लेकर के, जहां वहीं पर महायुति जो है वहां वो बटी हुई है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई चालू है, जहां देवेंद्र फडणवीस को सीएम को लेकर के, चाहे एकनाथ शिंदे को लेकर के गुटबाजी हो, इन गुटबाजी को लेकर के लगातार अलग अलग लोगों के अंदर एक आपको कहीं न थोड़ा रोकना चाहूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे सीधा पीसी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा लाइव चलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त प्रेस को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं जल्दी से, फिर आपकी बात भी करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अब गहमा गहमी का आलम, 20 तारीख को मतदान है, आज 14 तारीख है, आज से ठीक 6वें दिन पोलिंग होगी इसी महाराष्ट्र में जिस धरती पर हम मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो हमारे पीछे सीएसएमटी है यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, और बगल में ये बीएमसी है यानी बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन, और यहां से जो बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो समझने की कोशिश, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन अब ये महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत सी बातें चल रही है और सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर आए हैं, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर से लेके सभी जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं इस चुनाव में लगे हैं। इसके अलावा भी उनके जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुझे लगता है मेरे को भी एक 53 साल का अनुभव है, मैं कई चुनाव लड़ा हूं और सभी इलेक्शन मैं जीता, सिर्फ एक इलेक्शन मेरे जीवन में हारा। मैं 13 इलेक्शन में से एक इलेक्शन 19 में हारा, फिर उसके बाद फिर मैं राज्यसभा मेंबर और अब अपोजिशन लीडर हूं। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं देखा जो स्टेट के चुनाव में हर असेंबली सेगमेंट में फिरना, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये मैं कभी नहीं देखा। ये पहली बार है कि इतना मोदी जी ने इंटरेस्ट लेकर घूम रहे हैं। ये ज्यादातर स्टेट में स्टेट लीडर्स को छोड़ा जाता था और कभी 1-2 मीटिंग, बड़े मीटिंग करके प्राइम मिनिस्टर चले जाते थे। लेकिन यहाँ तो घर घर फिर रहे हैं और खासकर कांग्रेस को तो उनको गालियां देने की आदत है, गालियां दे रहे हैं। लेकिन अपने विचार से अगर हमको गालियां दिए परवाह नहीं, भाई हमारी विचारधारा ये है, हमने ये किया है और आप जो गलत कर रहे हैं इसीलिए आप सुधार लो।
तो सुन रहे थे यहाँ पर सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए। आप देख लीजिए लगातार पिछले दिनों और कह रहे हैं कि 53 साल का राजनीतिक करियर है मेरा और इन 53 साल में 13 चुनाव लड़े जिसमें से मात्र एक चुनाव हारा हूं और वो कब हारे ये सब बता रहे हैं। लेकिन उसके अलावा उन्होंने ऐसा कतई नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री गली गली घर घर घूम रहा हो। और ये बातें यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी आप लाइव देख रहे थे इसमें वो कह रहे हैं। तो यहां से एक पिच बनाने की कोशिश कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी इसी महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की मजबूती की नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं। जरा एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा, फिर प्रोफेसर रविकांत जी उधर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास चलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त जो कह रहे हैं, देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात का साफ मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दांव में बहुत कुछ लगा है महाराष्ट्र में, और वो दांव पे केवल यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा ये दांव पे नहीं लगा है। यहाँ का मुख्यमंत्री अगर महाविकास अघाड़ी का बनेगा तो उसका असर दिल्ली की उनकी सरकार पर पड़ेगा, राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। इसलिए मोदी जी यहाँ पे इतना वक्त दे रहे हैं और उसको हिंदू मुसलमान के पिच पे लड़ रहे तो लड़ाओ, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है और उनका बहुत कुछ दांव पे लगा है महाराष्ट्र में। जी, बहुत कुछ नरेंद्र मोदी का दांव पर लगा हुआ है महाराष्ट्र में और ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश और गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं एक प्रधानमंत्री जो पहले चुनावों में और बड़े चुनावों में 2-4 रैलियां करता था, लेकिन अब इतनी रैलियां अगर कर रहे हैं तो बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, इसीलिए कर रहे हैं इतनी रैलियां। जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, और बहुत कुछ अभी आप बहुत देर से लगभग आधे घंटे से सुन रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण है कि झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, लेकिन दोनों चुनाव बिल्कुल अभी हाई पिच पे है। और जब हम यहाँ मुंबई में हैं तो हाई टाइड का दिन होगा कल, क्योंकि कल पूर्णिमा है और ऐसे में ये हाई पिच जो है वो सियासत में भी है। कैसे देखते हैं आप? और उसमें भी इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे की पीसी यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें जो बातें कह रहे हैं, इसी से आपकी टिप्पणी। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही रवि प्रोफेसर साहब, आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रोफेसर साहब, जरा कोई बात नहीं, आप रिकनेक्ट कीजिए। जरा जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास और फिर इधर। जी आ गई आपकी आवाज आ रही है। प्रोफेसर साहब जरा जल्दी से अपनी बात रखिए। और बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर यह समझना कि मल्लिकार्जुन खड़गे, अभी आप देख लीजिए पिछले 3-4 उनके भाषणों को उठाइए तो सीधा हमला नरेंद्र मोदी के ऊपर और सीधा अपने अनुभवों के आधार पे वो बात जो रख रहे हैं, ये क्या सीधे वहां तक पहुंच रही है बात जहां तक वोटों में तब्दील हो पाए। देखिए राजीव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना जो भाषण दिया अहमदनगर में, वो दिखाता है कि राजनीति में होना क्या चाहिए। नेहरू जी से लेकर के और मनमोहन सिंह तक जिस तरह की राजनीति होती रही उसके मायने क्या थे, और अब डेमोक्रेसी को जिस तरह से हाईजैक किया गया है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का ये दायित्व नहीं होता है कि वो रोज जाकर के चुनाव प्रचार करे और फिर जब चुनाव प्रचार से उसको मोहलत मिल जाए तो विदेश दौरे पर चला जाए। कितना खर्चा हुआ प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर और क्या हासिल हुआ, ये कभी बता पाएंगे क्या मोदी जी? ये व्हाइट पेपर कब आएगा कि क्या आपने दिया? और प्रधानमंत्री का ये काम नहीं होता था राजीव जी कभी कि वो चला जाए नगर पालिका के चुनाव में भी प्रचार करने के लिए, विधानसभा में रात दिन जाकर के प्रचार करे। अरे संगठन होता है ना पार्टी का, वो चुनाव प्रचार में होता है। लेकिन मोदी जी दरअसल किसी तरीके से अपनी साख को बरकरार रखना चाहते हैं। उनकी जो ब्रांड इमेज थी वो लोकसभा चुनाव में पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई। लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं और यही वजह है कि अब तो मुझे लगता है कि वो जिस तरह से भाषण देते हैं मोदी जी, वो भाषण ही उनको बैकफायर कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया, देवेंद्र फडणवीस ने पहले किया कि साहब ये तो लाल किताब है और उसमें कुछ है नहीं, वो नोटबुक थी। लाल किताब
का जब मैं नाम सुनता हूं तो मुझे लगता है जैसे हम लोग गांव में नहीं होते, जो कहावत चलती है कि लाल कपड़ा दिखा दीजिए सांड भड़क उठता है। तो ये लाल किताब देख करके, माने कवर जो संविधान का है लाल, उसको देख करके भाजपाई भड़क गए कि साहब ये तो आप क्या कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने खोल करके दिखा लिया कि देख लो इसमें क्या लिखा है। मोदी जी हो सकता है कि आप थोड़ा शर्म रम करें पढ़ने की कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, वो बात अलग है कि उनकी अपनी विचारधारा ने संविधान को कभी भी पसंद नहीं किया। और आज जो खड़गे साहब कह रहे थे कि मनुस्मृति का विधान क्या है, महिलाओं को घर के भीतर सीमित करना, उन्हें कोई अधिकार नहीं देना, वो हमेशा पुरुषों की अधीनता में रहेंगी, ये मनुस्मृति कहती है। और उसी मनुस्मृति को ये लोग पसंद करते रहे, संविधान की जगह पर मनुस्मृति चाहते हैं। और मोहन भागवत तो कह ही चुके हैं कि जो महिला अपने पति की सेवा न करे उसको निकाल करके बाहर कर दिया जाए। ये इनकी सोच है। सच्चाई है कि खुद तो शादी नहीं किए हैं, मोदी जी ने की, वो शादी भी नहीं चला पाए तो वो आजकल बड़ा महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। मणिपुर की महिलाएं उनको याद नहीं आ रही थी, महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ वो नहीं। आप 1,500 रुपए दे करके क्या महिलाओं के आत्मसम्मान को खरीद लेंगे? सवाल पैसे का नहीं है, सवाल है उनके प्रति सम्मान का। राहुल गांधी जब चलते हैं तो उनके साथ महिलाएं भी होती हैं, उनसे हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। महिलाओं के प्रति सम्मान। और मैं शायद पहले भी कह चुका हूं कि इस देश में नेहरू जी के बाद राहुल गांधी पहले व्यक्ति हैं जो खुल करके महिलाओं के प्रति सम्मान को दर्ज करते हैं। खुल करके, पहले भी सम्मान रहा महिलाओं का, लेकिन जिस तरह से और उस स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए महिलाओं का, एक इतने बड़े कद का लीडर जब आगे बढ़कर के हाथ मिलाता है, उनको नमस्कार करता है, उनके काम को सराहता है, तो उनका स्वाभिमान ऊपर जाता है। वो घूंघट के भीतर और दहलीज के भीतर करने की बात कभी नहीं करते राहुल गांधी। इसलिए राहुल गांधी का फोकस होता है शिक्षा पर, नौकरियों पर। तो इससे सम्मान और स्वाभिमान आता है। सम्मान स्वाभिमान मनुस्मृति से नहीं आता है। खड़गे साहब ने जो चोट की है आज कि नरेंद्र मोदी, मुझे नहीं लगता कि कभी उनको होश आएगा। जरूरत है इस देश के लोगों को समझने की कि एक प्रधानमंत्री का दायित्व तो क्या होना चाहिए। एक प्रधानमंत्री केवल भाषण नहीं देगा, उसके भाषण में विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी कोई सड़क छाप नेता नहीं है कि साहब चुनाव लड़ते हो नगर पालिका का। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और जब भी वो बोले तो लोगों को रिस्पेक्ट हो उनके बोलने में। लेकिन रात दिन आप झूठ बोलेंगे, रात दिन बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। राहुल गांधी ने बता दिया है कि कौन कौन सेफ है आपके साथ। ये जो आज की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में मोदी जी का तो पूरी तरीके से ब्रांड इमेज खत्म हो चुका है। दांव पर क्या लगा? मोदी जी के पास बचा क्या है? मैं तो समझता हूं मोदी जी के पास कुछ बचा ही नहीं है भाषणों के अलावा। तो भाषण आज भी अच्छे दे लेते हैं, लेकिन अब सुनने वाले नहीं बचे हैं। राजीव जी, मैं कई ऐसे पौष इलाकों को जानता हूं जो अब केवल, अब चूंकि वो बीजेपी के सदस्य हैं, मन की बात जब आती है कार्यक्रम तो 10 लोगों को बिठाते हैं, फोटो खींचते हैं, भेज देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। अब तो उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता भी मन की बात नहीं सुन रहे। आप लोगों पर मन की बात थोपना चाहते हैं, लोगों को आप हाईजैक करना चाहते हैं। ये जो दौर है, चुनाव क्यों, चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने भर का नहीं होता है, चुनाव विचार के लिए भी होता है, प्रोफेसर साहब, राजनीति समाज को बदलने के लिए। प्रोफेसर साहब जी, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। आप चूंकि उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर है। छात्रों का आंदोलन 4 दिन बाद आज समाप्त हो गया है। वहां जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा बुलंद हो रहा है। जरा उसके बारे में भी बता दीजिए, और कैसे यहां पर योगी मोदी सरकार दोनों बैकफुट पर चली गई है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे के साथ यहां पर छात्रों ने जीत हासिल की है। जरा इसके बारे में भी दो शब्द बोल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, और डीवी लाइव की तरफ से उन तमाम छात्र आंदोलनकारियों को यहां से सैल्यूट और ये पैगाम भेजता हूं कि हमेशा वो मीडिया जो लोगों के अधिकारों के पक्ष में रहा है, वो आज भी खड़ा हुआ है। वो जो मीडिया घुंघरू बांध करके सरकार के सामने नौटंकी करता है, उसका छोड़ दीजिए।
मीडिया ने भरपूर साथ दिया है और दिखाया किस तरह से उनका उत्पीड़न किया गया। इस प्रदेश की पुलिस ने लड़कियों पर हाथ डाला, उनको पकड़ पकड़ के उठाया, खींचा, जबकि सीधे तौर पर महिला पुलिस ही लड़कियों को टच कर सकती है। लेकिन ये सब हो रहा था, ये कब सुधरे? जब इनको लगा कि ये आंदोलन तो उपचुनाव में भी उनको खतरा पैदा कर सकता है। और अगर इस तरह से उत्तर प्रदेश का नौजवान खड़ा हो गया, ये देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी नौजवान आबादी है, अगर ये नौजवान खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा उत्तर प्रदेश की सत्ता का? और 27 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। राजनीति में तो नैरेटिव धीरे धीरे बनता है। तो वो योगी आदित्यनाथ भी झुके जिन्हें झुकने की आदत नहीं है, जो डेमोक्रेटिक नहीं है। वो नरेंद्र मोदी, उनका भी फरमान आया होगा, जिन्होंने 13 महीने तक किसानों का उत्पीड़न होने दिया, जिन्होंने महिला पहलवानों की कभी चिंता नहीं की, मणिपुर की चिंता नहीं की। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि मामला वहां तक पहुंच गया था, जो इलाहाबाद है, मैं अभी भी उसको इलाहाबाद कहता हूं, और इलाहाबाद की जो पहचान थी, हम सब उस दौर को देख चुके हैं। इलाहाबाद की पहचान ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, वहां के विश्वविद्यालय से होती थी, वहां IAS PCS चुने जाते थे, उन नौजवानों से होती थी। अब प्रयागराज करके आप हिंदू धर्म का एक प्रतीक बना देंगे तो क्या ये नौजवान पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे? ये IAS बनने का सपना छोड़ देंगे क्या? केवल वो संगम घूमेंगे? नहीं, इन नौजवानों ने यह बता दिया है कि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद की धरती पर आज भी IAS और PCS बनने का सपना यहां पलता है, रोज पलेगा। और उसके लिए अगर सरकार कहीं बीच में आएगी तो उसको उखाड़ करके फेंक भी दिया जाएगा। ये उन नौजवानों की ताकत है, और ये सब अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। इन्हें ये भी चिंता होगी कि हम पर FIR कर दी जाएगी, लेकिन वो खड़े हो गए, वो आज जीते। तो DB लाइव की तरफ से भी उनको पैगाम, उनको सैल्यूट, इस जीत के लिए बधाई। और ये संदेश सीधा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये सीधा संग्राम, अगर इसमें भी कोई विभाजन हो जाता बिल्कुल, तो ये लोग तो सफल हो जाते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और ये संदेश, ये पैगाम साफ साफ वहां पर उत्तर प्रदेश से। और यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में 4 दिनों से छात्रों का जो आंदोलन चल रहा था, अब छात्रों की जो डिमांड थी कि एक ही पारी में एक ही दिन वहां पर एग्जाम करवाया जाए, वो बात सरकार ने मान ली है। और यहाँ से ये नारा बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लेकिन इसका दूसरा जो हिस्सा है वो ये है कि सामने चुनाव है 20 तारीख को चुनाव है। और क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार इस मामले में वहां पर झुक गई? ये एक सवाल है, इसको यहीं पे छोड़ते हैं और फिर हम आते हैं जरा जल्दी से फिर से इधर महाराष्ट्र की तरफ। और बहुत एक बार जल्दी से फिर से आपके पास आना चाहता हूं इकबाल भाई, और फिर अमलेंदु जी उधर स्टूडियो में उनके पास, और फिर इधर हमारे साथी प्रशांत टंडन जी के पास भी। इकबाल जी, जरा महाराष्ट्र 5-6 पार्ट अलग अलग हैं, और इसमें सबसे मजबूत पार्ट और सबसे कमजोर पार्ट अगर देखा जाए महाविकास आघाड़ी के हिसाब से ही देखा जाए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी को सब लोग कह रहे हैं एज है, और एज है, लेकिन वहां पर एक छोटा सा, कहते हैं ना चांद में एक धब्बा, वो धब्बा क्या है महाविकास आघाड़ी की तरफ से? वो है ये जो इनकी योजना है लाडकी बहन योजना, उसके कारण मतलब वहां पे थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आता है ये गठबंधन। लेकिन यहाँ पे अगर इन पूरे महाराष्ट्र में कुछ एरिया जहां बहुत मजबूत है, ये तो कौन सा एरिया है? और जो बहुत कमजोर है तो कौन सा एरिया कहेंगे? देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 6 रीजन वाइज ये पूरा है, जहां विदर्भ और मराठवाड़ा जो है पिछले दिनों कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर रहा, और जो सीटें हैं वो सबसे ज्यादा वहां पर आई। इस वक्त तो मुझे लगता है कि कोंकण का जो एक बेल्ट है, जहां शिवसेना अपनी ताकत लगा रही है और लगातार कोशिश कर रही है, वहां शिवसेना अपने आप को फिर से रिवाइव करके बाहर लाने के लिए, तो वहां पर शिवसेना अपने आप की ताकत लगा रही। कांग्रेस वहां पर थोड़ी कमजोर है। मुंबई के अंदर हालांकि शिवसेना इस मामले के अंदर कांग्रेस के पास सीटें कम है, शिवसेना अपना पावर ज्यादा लगा रही है। एनसीपी जो है वो पश्चिमी महाराष्ट्र यानी कि नासिक और ये जो एरिया है पूरा, वहां लगातार प्रयास कर रही है। तो उस क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी पकड़ शरद पवार ने बना के रखी है। एक तरीके से जो कांग्रेस ने और ये जो महाविकास गठबंधन ने बहुत अच्छी रीत से चीजों को खेला है। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर आकर के एक ही इसको अटकता है, लाडली बहना के लिए जिस तरीके से पिछले दिनों बीकेसी के एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने घोषणा की थी कि
इस पूरे मामले को लेकर के हमारी अगर सरकार आती है तो 3,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, साथ ही किसानों के लिए भी सारी चीजें कही है। तो महाविकास आघाड़ी को एज बहुत है इस मामले के अंदर कि वो जीत की तरफ जा सकती है, क्योंकि किसानों को लेकर के जिस तरीके से किसान परेशान है, मराठवाड़ा, नासिक, विदर्भ, सोयाबीन को लेकर के, कपास को लेकर के, प्याज को लेकर के, तो बहुत बड़ी उम्मीद किसानों से भी इस वक्त समर्थन की है। सिर्फ मैंने कहा ना कि थोड़ा सा अगर ये ध्यान दे दे अपनी लीडरशिप में, कुछ दिनों की, ये 4 दिन की बात है, 4 से 5 दिन अगर सही से ध्यान किया जाए तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी जीत हासिल हो सकती है। हालांकि इस मामले के अंदर लगातार बीजेपी भी प्रयास कर रही है कि जहां जाओ प्रधानमंत्री खुद है। और इसके अलावा देखिए सबसे बड़ा जो अभी इस वक्त मुद्दा है ना, शिवसेना के अंदर जहां उद्धव ठाकरे जा रहे हैं वहां एक चीज की वो घोषणा कर रहे हैं कि 1990 के अंदर जब स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी यहाँ थे, किस तरीके से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को मिलकर के वो बीजेपी पार्टी को गठबंधन के साथ मिलकर के महाराष्ट्र में लाने की कोशिश कर रहे थे। तो उद्धव ठाकरे हर जगह ये बता रहे हैं कि अगर उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने उनको सपोर्ट नहीं किया होता तो राज्य के अंदर बीजेपी आना या बढ़ना बहुत मुश्किल था। उसके बाद वो दूसरी बात ये करते हैं कि हमने ही कंधे पे बिठाया और हमारे साथ में ही बीजेपी ने गद्दारी की। तो इमोशनल कार्ड खेल करके भी वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात जो सबसे बड़ी बता रहे हैं कि पार्टी उनकी, पिता उनका, काम उनका, लेकिन चोर कोई और उठा करके ले गया। तो ये जो मुद्दे हैं, ये महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर के, मराठी मानुस को लेकर के वो जगा रहे हैं। लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे ने अस्मिता के मुद्दे पर शिवसेना बनाई थी और उसी बाला साहब के सपने को जहां बीजेपी को एक भगवा झंडा दिखा करके, मतलब भगवेकरण के लेकर के हमने इन पार्टी को सपोर्ट किया था, वही भगवा हमारे साथ धोखा कर रहा है। तो अलग अलग चीजों को लेकर के उद्धव ठाकरे भी लगातार कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वार करने की। वहीं राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से बहुत, मल्लिकार्जुन खड़गे और ये जो लीडर्स है लगातार कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार अपने आप में बड़ी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ और अगर 4 दिन कांग्रेस के अगर लीडर खुल करके मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ा फायदा महाविकास आघाड़ी को हो सकता है। जी, कांग्रेस के लीडर अगर और महाविकास आघाड़ी के लीडर्स जो है, खासकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों यहां मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस के लीडर भी अगर मेहनत कर लें तो महाविकास आघाड़ी को बहुत फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ महायुति है जिसमें तमाम नेताओं को आप जानते हैं, बीजेपी के नेता और उसके अलावा अजित पवार और एकनाथ शिंदे तो हैं ही, यानी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये तीनों, और इन तीनों का साथ देते हुए, समर्थन करते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस पर हमलावर थे अभी मल्लिकार्जुन खड़गे। ये तमाम बातें यहां आती हैं। एक बार जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, कैसे देखते हैं आप खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे का सीधा हमला, और वो भी इस वक्त जबकि अब 4-5 दिन का और चुनाव प्रचार में अब मात्र 4 दिन का वक्त बचा हुआ। आज 14 तारीख बीत गई और 15, 16, 17, 18 इसके बाद यहां पर प्रचार का काम बिल्कुल खत्म और इंतजार वोटिंग का, और उसके बाद 23 तारीख को रिजल्ट। लेकिन उससे पहले अभी और भी ऐसी चीजें देखेंगे क्या, और क्या कुछ आपको नजर आता है? अभी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो अटैक किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और भारतीय जनता पार्टी पर, ये काफी ज्यादा मारक है। इधर राजीव जी, जो योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर जो अटैक किया था और कि उनके माता पिता को, मतलब उनके माँ को जला दिया गया था, परिजनों को जला दिया गया था, उस पर प्रियांक खड़गे जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त पलटवार किया है योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर। और उन्होंने कहा है कि वो काम रजाकारों का था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने 50 साल से ज्यादा के जीवन में कभी इसको व्यक्तिगत तौर पर नहीं लिया, और ये रजाकारों का काम था, किसी समुदाय विशेष का नहीं था। आप लोग नफरत की बात करते हैं, नफरत फैलाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीवन भर कभी नफरत की बात नहीं की। और दूसरा ये कि दलितों को आप मनुष्य मानते ही नहीं है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप मनुष्य किस तरीके से मानेंगे? ये प्रियांक खड़गे ने आज बड़ा जबरदस्त तरीके से चोट किया राजीव जी। दूसरा राजीव जी ये है कि जिस तरीके से अब विघटन की बातें आने लगी हैं भारतीय जनता पार्टी में अंदर, पंकजा मुंडे का जो जिक्र किया राकेश पाठक जी ने, सब जानते हैं कि पंकजा मुंडे गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन दोनों भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से रीढ़ समझे जाते थे महाराष्ट्र में। तो पंकजा मुंडे का ये कहना एक तरीके से राजीव जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खासतौर से चुनौती एक समझ में आती है राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पंकजा मुंडे की जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे प्रशांत जी। जो न सिर्फ पंकजा मुंडे, अभी देखिए अजित पवार ने भी वही बातें कही हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि इस चुनाव को उस पिच पे ले जाया जाए। देखिए एक युवा नेता पंकजा मुंडे
परिवार से तो इन एक कहा जाए तो उसको अडॉप्ट करते हुए, इनहेरिट करते हुए आई हैं राजनीति में, लेकिन युवा हैं। और दूसरी तरफ अजित पवार भी एक परिवार से आगे बढ़ते हुए नजर आए। ये लोग समझ रहे हैं, ये जान रहे हैं कि कटेंगे बटेंगे वाला जो नारा है या एक सेफ वाला नारा जो है वो उतना यहाँ पर लाभकारी साबित नहीं हो सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों नहीं समझते हैं, योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं समझते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ की इस फिल्म में एंट्री जो है वो गेस्ट अपीयरेंस है। डायलॉग बोले निकल लिए। हाँ, कि वो, लेकिन यहाँ मुख्य किरदार जो है वो नरेंद्र मोदी का है। और जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी स्टेक्स बहुत हाई है। देखिए क्यों हाई है, क्यों वो शिंदे सरकार की योजनाओं को मुद्दा क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि शिंदे सरकार, एक नाथ शिंदे बड़ी तेजी से बना रहे हैं। उनका मतलब बहुत साफ है कि वो शिंदे सरकार की उपलब्धियों के सहारे इस चुनाव में नहीं जाना चाहते। अब दूसरा विकल्प क्या है? हिंदू मुसलमान। वो अपने केंद्र सरकार की नीतियों के भरोसे भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग सवाल पूछेंगे। तो असली चीज है कि फिर आप इनको कटेंगे बटेंगे, हिंदू मुसलमान, ये सब पे आप ले जाओ। ये उनका मुख्य हुआ है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि ये जो हम लोगों की एनालिसिस होती है पत्रकारों की, और खास रुझान वाले पत्रकारों की, जरा उसका हम लोग उस एनालिसिस का भी एनालिसिस करें, उस विश्लेषण का भी। अब बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज सुबह से और कई दिनों से आपके प्रोग्राम में, पूरे मीडिया में, लाड़की बहना योजना एक नाथ शिंदे की, और ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में जो उनकी सफलता आई वो उस योजना की वजह से थी। देखिए, मतदाता का दिमाग पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। अमेरिका में भी एग्जिट पोल फेल हो गए, भारत में भी 400 पार वाले एग्जिट पोल फेल हो गए बुरी तरह। तो मतदाता का दिमाग पढ़ना कि मतदाता ने किस पे वोट दे दिया या किस पे वोट देने जा रहा है, ये बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं इसको 2-3 उदाहरण देता हूँ कि कब होता है। जो लोग, जो विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि लाड़की बहना बड़ा मुद्दा है, ट्रम्प कार्ड है, इसके सहारे महायुति का नैया पार हो जाएगी, वही विश्लेषक झारखंड के मामले में कह रहे हैं कि जो घुसपैठ वाला मामला वो झारखंड में बड़ा तरह, यानी झारखंड में वहाँ की सरकार, मैया सम्मान योजना वहाँ लाभदायक नहीं है। वहाँ मैया सम्मान योजना के आधार पे वहाँ का मतदाता वोट नहीं करेगा, लेकिन महाराष्ट्र का मतदाता जो है वो लाड़की बहना वोट दे देगा। मध्य प्रदेश के मतदाता ने लाडली बहना मतदान कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जब बुरी तरह हरा दिया लोकसभा में बीजेपी को, अयोध्या तक में हरा दिया, तब लाभार्थी योजना की बात नहीं हुई। लेकिन जब विधानसभा में बीजेपी जीतती है तो वो CSDS वाले एक जो विश्लेषक हैं, वो जगह जगह जाते हैं, वो कह रहे थे कि साहब लाभार्थी योजना की वजह से बीजेपी जीत गई। वो तो फटाफट किस किस जाति किस किस धर्म के लोगों ने वोट दिया वो भी ले आते हैं, पता नहीं कहाँ से ले आते हैं 2-4 दिनों। जो लाभार्थी योजना वाले विधानसभा में वोट देते हैं लेकिन लोकसभा में खिलाफ हो जाते हैं। तेलंगाना में क्या उसी योजना नहीं थी, लेकिन तेलंगाना में BRS बुरी तरह हार जाती है उसके बावजूद। तो जरा ये जो एक तरफा होता है कि झारखंड में वो योजना नहीं काम कर रही है, झारखंड में घुसपैठिया काम कर रहा है, मैया सम्मान योजना नहीं काम कर रही है, महाराष्ट्र में लाड़की बहना काम करेगी और संविधान या आरक्षण या सामाजिक न्याय या दूसरे मुद्दे नहीं काम करेंगे। ये बड़ा अजीब सा मामला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिलचस्प उदाहरण आप दे रहे हैं। एक जगह एक योजना लाभकारी हो जाती है, यानी कि विश्लेषक जो हम हैं अपने हिसाब से चीजों को ट्विस्ट करते हैं और बहुत बारीकी से करते हैं ताकि हमारे दर्शकों को भी पता न चले कि हमने क्या यहाँ पर क्या गुल खिला दिया, कैसे बाएं दाएं हम आगे बढ़ गए। लेकिन आगे बढ़ना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में और जल्दी से अब काउंटडाउन की ओर बढ़ते हैं और डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास आना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब जरा आपसे भी समझो, यहाँ पर सबसे बड़ी बात
संविधान का मुद्दा हो या 370 का मुद्दा हो, जातिगत जनगणना की बात हो या महिला सम्मान की बात हो, लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच क्या कहीं ना कहीं बीजेपी अभी भी उसकी सुई जो है वो अटकी हुई है उसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बीच, उसी हिंदू मुसलमान के बीच, ये माना जाए। और अगर ये है तो फिर ये चुनाव जो उधर झारखंड का चुनाव है और इधर महाराष्ट्र का चुनाव है, ये दोनों चुनाव किस दिशा में है? क्या यहां नैया पार लगेगी बीजेपी की? देखिए राजीव जी, हम लोग कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, उनके पूरे विचार परिवार को सांप्रदायिकता के अलावा और कोई राजनीति आती नहीं। हमारा आपको उम्मीद थी कि 4 जून के फैसले के बाद शायद वे कोई और नई राजनीति लाएं, शायद किसी सकारात्मक राजनीति की पहलकदमी करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब वे झारखंड जैसी जगह में घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का के नाम पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि झारखंड की तो सीमा भी कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान से नहीं जुड़ती। महाराष्ट्र में भी वही आजमा रहे हैं, यहाँ ठीक है चल सकता है हिंदू मुस्लिम कार्ड, लेकिन इसके अलावा और कोई विषय उनके पास नहीं। पर मुझे बार बार ऐसा लगता है कि अब जनता भी आजे जा गई है इस बातों से। क्या आपकी बेटी छिन रही है, आपकी रोटी छिन रही है, तो जनता पूछ रही है आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, अब तो 11वीं साल के प्रधानमंत्री हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अगर घुसपैठिए घुसकर रोटी और बेटी छीन रहे हैं, जब माटी छीन रहे हैं, माटी हड़प रहे हैं, तो आपकी सरकार, आप प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, पूरा हमला सब कुछ आप क्या कर रहे हैं? इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में भी ये सांप्रदायिक कार्ड चलने वाला नहीं है। प्रशांत जी की मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि खास तौर से महाराष्ट्र का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख को दांव पर रखे हुए, उनकी पूरी राजनीति इस वक्त गहरी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में उन्होंने जो कुछ किया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, हम सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार चलती रही, संवैधानिक सरकार चलती रही, लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता को जो फैसला सुनाना है कि उसे नरेंद्र मोदी और बीजेपी की वो वाली राजनीति स्वीकार है जिसके तहत चुनी हुई सरकार गिराई गई। महाराष्ट्र की जनता को तय करना है कि कटेंगे बटेंगे, तो कटेंगे का नारा उसे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, या वो एक रहेंगे नेक रहे पर चले। भले मोदी जी ने बाद में कुछ फेस सेविंग के लिए नारे को बदलने की कोशिश की, लेकिन संदेश तो चला गया। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, उनके अपने संगी साथी भी जान रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोग इस तरह की नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करें, इसलिए बाद में कुछ रिपेयर करने की कोशिश हुई है, पर अब देर हो चुकी है। कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के जो मुद्दे हैं, जो नारा है, खासतौर से शिवसेना उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराए जाने का धतकर्म, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मराठी जो मानुष है, महाराष्ट्र के लोग हैं, उनके मन में कहीं ये धंस गया है कि उद्धव ठाकरे को गलत तरीके से सत्ता से हटाया गया था, तो शायद इसका हिसाब करने का वक्त अभी 20 नवंबर है। देखना परिणाम के दिन क्या होता है। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हिसाब करने का वक्त उधर भी है, झारखंड में भी है। आप याद कीजिए कि ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया हेमंत सोरेन को, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको गंवानी पड़ी, 5 महीने जेल में रहते हैं, उसके बाद बाहर आते हैं, हाई कोर्ट से उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इनको गलत गिरफ्तार किया गया था, इनके ऊपर कोई केस बनता ही नहीं है। उसके बाद ईडी इस मसले को लेकर जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से भी ईडी को मुंह की खानी पड़ती है, केस बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो एक तरफ उधर हेमंत सोरेन के साथ जो कुछ हुआ, ज्यादतियां जो हुई हैं, अब तो चूंकि ये सामने है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, तो ये हम भी खुल के कह सकते हैं कि उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं। लेकिन इसका क्या वहां की जनता ने अब इससे फायदा दिलाने की कोशिश वहां की जनता करेगी, ये देखना होगा। एक मजेदार तथ्य यहाँ पे है। लेकिन दूसरी तरफ यही जाति तो यहाँ कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ भी हुई है, क्योंकि उनकी पार्टी को तोड़ना, फिर उसके बाद शरद पवार की पार्टी को तोड़ना, और उसके बाद सत्ता पर काबिज होना। या इसको ऐसे मानते हैं, प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या इसको इस ढंग से माना जाए कि राजनीति में सब कुछ जायज है और तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, लेकिन सत्ता पर राज करो, और इसमें बीजेपी आज आगे है, कल भी आगे रहेगी, ये माना जाए? और अगर ये माना जाए तो फिर लोकतंत्र किधर है?
लोकतंत्र तो मोदी जी ने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। वो जो चंडीगढ़ में क्या हुआ ये सबने देखा। आश्चर्यजनक ये है कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कुछ और करता है और जजमेंट कुछ और आता है। महाराष्ट्र की सरकार अवैध थी लेकिन साहब चलती रहे। तो डेमोक्रेसी के जो पाए हैं उसमें चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, कार्यपालिका और उसका विधायिका का तो आप छोड़ ही दीजिए, तो ये दोनों बड़े स्तंभ भी कितने अब बचे हैं ये कहना मुश्किल है। मीडिया का तो हम सब जानते हैं। तो लोकतंत्र इसलिए कमजोर हुआ क्योंकि उसकी जो संस्थाएं थी वो धीरे धीरे कमजोर बना दी गई और मोदी जी ने अपनी मुट्ठी में कर लिया। तो मोदी जी जैसे चाहते हैं वैसे चलता है, लेकिन डेमोक्रेसी में अंततः मालिक लोग होते हैं। हमारा संविधान भी शुरू होता है उन्हीं पंक्तियों से, बी द पीपल ऑफ इंडिया। जब लोग ताकतवर होते हैं और लोग खड़े हो जाते हैं कि ये गलत हो रहा है, लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है, उसको खत्म करने की साजिश हो रही है, तो बिना किसी बहुत तैयारी के, अब लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कांग्रेस के पास तो पैसा तक नहीं था, अकाउंट उसका सीज था। विपक्ष केवल चुनाव लड़ रहा था और उस पूरे चुनाव में जनता साथ में खड़ी हो गई और उसका नतीजा क्या हुआ? पूरी चुनावी मशीनरी, पूरा कारपोरेट, पूरा मीडिया, चुनाव आयोग, इस सब के बावजूद नरेंद्र मोदी बहुमत हासिल नहीं कर सके। ये होती है लोगों की ताकत। लोकतंत्र तो लोगों की ताकत से बनता है, लोगों के एस्पिरेशन से बनता है। तो अब जो लोगों के एस्पिरेशन है जिनको अभी भी मुझे लगता है कि वो विकृत करने की साजिशें हो रही है, पटेंगे तो कटेंगे, क्या है ये? डेमोक्रेसी पर एक तरह इसका हथौड़ा है। डेमोक्रेसी की हत्या करने के लिए इस तरह की नारेबाजी हो रही है इस देश में। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं इस देश के लोगों को। और महाराष्ट्र की धरती तो सामाजिक न्याय की धरती है। वो बात अलग है कि उसी नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय भी है, लेकिन उसी की छाती पर बाबा साहब ने धर्मांतरण भी किया था, उसी नागपुर में जहां ज्योतिबा फूले पैदा हुए, जहां डॉक्टर अंबेडकर की कर्म भूमि है, जहां शाहू जी महाराज हुए, उस धरती पर। और आज राहुल गांधी सामाजिक न्याय आंदोलन, सम्मान, संविधान सम्मान जो पूरे चल रहे समारोह, उनमें आप देखिए किस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वो आ रहे, शिरकत कर रहे, राहुल गांधी के प्रति अपना विश्वास दर्ज कर रहे। तो पार्टियां भले ही कमजोर हो आर्थिक रूप से, लेकिन जब लोग खड़े हो जाते हैं तो वही मालामाल हो जाते हैं। लोग चाहते हैं कि मोदी जी को अब टाटा बाय बाय किया जाए। मोदी जी ने जितना इस देश का फायदा उठाना था उठा लिया। वो गुजरात, महाराष्ट्र की हालत देख लीजिए आप, सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से निकाल करके गुजरात चले गए। अभी कल में एक खबर पढ़ रहा था कि सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि दक्षिण भारत से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चले गए गुजरात। और आश्चर्य ये है राजीव जी कि बहुत सारे गुजराती बाहर चले गए। तो ये माल पानी जा कहां रहा है? यहां से आप निकालते हैं, गुजरात ले जाते हैं, गुजरात की चले जाते हैं बाहर। तो मोदी जी तो एक बड़ी योजना चला रहे बाहर जाने के लिए, और यहां लोगों को, जो गरीब है उसी गुजरात का, वो बेचारा डंकी बन करके जा रहा है अमेरिका, कनाडा, यूरोप देशों में नौकरी करने के लिए, वहां से अपमानित होकर के आ रहा है। तो इस देश में सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा अगर कोई कर रहा है आज की तारीख में, तो ये निसंदेह है, हम लोग कह सकते हैं कि वो राहुल गांधी हैं, जो लोगों के सम्मान के लिए खड़े हुए, जो लोगों की इज्जत के लिए खड़े हुए हैं, इस देश के डेमोक्रेसी के सम्मान के लिए, संविधान के सम्मान के लिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है आज की तारीख में। सत्ताएं तो राजीव जी आती जाती रहती है, सत्ताओं पर ऐसे लोग कई बार आते हैं कमजोरियों का फायदा उठा करके, क्योंकि डेमोक्रेसी बेहद उदार भी होती है, लेकिन हर समय तक नहीं चल सकता। और अब वो समय आ गया है कि जहां मोदी जी के लोग सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं। अभी मैं एक कहीं का वीडियो देख रहा था, पीछे कुर्सियां खाली हैं, लेकिन अब चुनाव कैसे जीता जा रहा है। मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी के पास इस समय 20 से 25% वोट है।
देश के उन तमाम हिस्सों में जहां बीजेपी का अपना मजबूत जनाधार है। 25% से ज्यादा वोट नहीं है बीजेपी के पास। अब खेल क्या होता है जिसको लेकर के सजग होना चाहिए विपक्ष को। और आपके साथ तो महाराष्ट्र के एक्सपर्ट हैं, उनसे जरा आप पूछिएगा कि कितना वोट काटा गया है एक एक विधानसभा में। तो ये लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। चुनाव आयोग में जो लोग बैठे हुए हैं वो आपके नामा राशि हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो जहां आपको वोट काटना है, आप दूसरी तरफ हाँ कहीं कहीं मतदान केंद्र बन रहा है ठीक पौष इलाके में जस्ट नीचे, वहां पर छाया का भी इंतजाम है, पानी का भी इंतजाम है। और जो विपक्ष का वोटर है वो 4 किलोमीटर दूर जाएगा, उसके परिवार के 4 लोग हैं, अलग अलग 2 मतदान केंद्रों पर जाएंगे। ये जो खेल हो रहा है इसको समझने की जरूरत है। अब बीजेपी के पास जाति का कार्ड भी नहीं है जो एक समय वो चलते थे, ये भी फेल हो रहा है। ये जरूर है, मैं मोदी जी की तारीफ करता हूं कि ये गुण उनके पास है। कब कौन सा कार्ड खेलना है, ये फेल हो गया तो अब दूसरा लेके आना है। और उन्हें चिंता नहीं है कि ये इस डेमोक्रेसी में ये उचित है कि अनुचित है। वहां अनुचित का कॉलम नहीं है, वहां सिर्फ सत्ता कैसे मिलेगी इसके लिए है। उसके लिए चाहे आप चंडीगढ़ बनाए, चाहे आपको वोट काटने पड़े। और वोट काटना क्या है, जो वोटिंग राइट मिला। और बाबा साहब को मैं जब याद करता हूं तो उन्होंने जो कहा था 1952 में, आजकल तो राजा महाराजा भी बहुत परेशान है, राहुल गांधी ने जब से कह दिया है। और अंबेडकर ने कहा था कि अब मैंने सारे रानियों का नसबंदी कर दी है। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, मतपेटी से पैदा होगा। आजकल ईवीएम से पैदा हो रहा है। इस देश के जो नीति नियंता है वो ईवीएम से, लेकिन वहां से आप वोटिंग राइट छीन लेंगे लोगों का। इससे बड़ा और कोई कुठाराघात नहीं हो सकता है। लोकतंत्र के जो रक्षक है वही भक्षक बने बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस समय देश का, सबसे बड़ी चुनौती है विपक्ष के सामने, राहुल गांधी के सामने, हम लोगों के सामने, कि जिन्हें लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व दिया गया है वही लोकतंत्र के भक्षक बने हुए। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन लोग जब साथ खड़े हो जाते हैं तो फिर आसानी से लड़ाई को जीता जा सकता है। और ये स्थितियां आपको झारखंड में भी दिख रही हैं और महाराष्ट्र में भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जरा आपने जो सवाल उठाया था उसी सवाल को जरा पूछ लेता हूं इकबाल जी से। इकबाल जी, जरा ये बताइए कि चुनाव आयोग के बारे में बात हुई थी पिछले दिनों की, जो वोटर लिस्ट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों के नाम काटे गए हैं और इसको लेकर संजय राउत ने भी उस समय बयान दिया था और कहा था कि 10,000 नाम काट दिए गए। कितनी इसमें सच्चाई है और क्या जानकारी है आपको? देखिए, विपक्ष इस मामले के अंदर लगातार ये खुल करके कह रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कि जहां जहां बीजेपी अपने आप को कमजोर महसूस करती है, जहां माइनॉरिटी इलाके से, यहाँ दलित इलाके हैं, वहां वो वोटर लिस्ट से उनके नाम गायब कर रही है। ये लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन अब तक बीजेपी ने या किसी उसके अलायंस ने इस चीज का खंडन नहीं किया है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस तरीके से पीछे अजीत दादा पवार ने एक इंटरव्यू में कहा था राजीव जी के, जब 2019 में उनकी सरकार बनी थी जिसके अंदर उन्होंने शपथ विधि ली थी राज्यपाल के पास जाकर के, उस वक्त उस मीटिंग के अंदर जो अडानी है वो उस मीटिंग में मौजूद थे। तो ये भी इस बार बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिस तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड पहली बार खुल करके इस पूरे इलेक्शन क्षेत्र में सामने आया है। धारावी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो धारावी के मुद्दे को लेकर के अगर जो जानकार है उनकी अगर माने तो इस बार हर तरीके के पूरे दांव पे जो है वो बीजेपी खेलने की। आज राहुल गांधी ने धारावी पे बात कही है और उन्होंने साफ साफ बोला है कि सरकार खरीदी हुई है और उसमें धारावी से लेकर अदानी तक का जिक्र वहां पे है। जरा जल्दी से आपके पास भी आना चाहता हूं प्रशांत जी, अब क्लोजिंग करेंगे इस कार्यक्रम को। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर प्रशांत जी की क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो मुद्दा यहाँ पर चलता हुआ नजर आता है जो अभी आप देख रहे हैं। एक दूसरी बात खासकर मतलब यहाँ का जो फ्लेवर है
उस हिसाब से, चाहे वो फ्लेवर न सिर्फ मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, बात मैं झारखंड की भी कर रहा हूं, दोनों जगहों पे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मामला। दूसरा, जब चुनाव आयोग की बात आती है और नाम काटने जोड़ने की बात आती है, तो वहां भी चुनाव आयोग, मेरे हम नाम जो हैं वो सामने नजर आते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ सामने नजर आते हैं। देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है जो चुनाव आयोग का रवैया है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सिर्फ ईवीएम कल्प्रिट नहीं है, कि ईवीएम को लोग आप खड़ा कर देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज या बहुत सारे एक्टिविस्ट। ईवीएम पे सवाल है, ईवीएम को कोई क्लीन चिट नहीं है, लेकिन ईवीएम को साबित करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन करने नहीं देगा उसको। जो बड़ी कारस्तानी हो रही है वो नामों को उड़ाने की हो रही है। जो मतदाता, जो सामाजिक समूह आमतौर पे बीजेपी को वोट नहीं देता है, जैसे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि यादव और मुसलमान हैं, या यहाँ पे महाराष्ट्र में मान लीजिए कि अगर मराठा हैं, तो आप ये मान के चलें कि मुसलमान और मराठा मतदाताओं का बड़े पैमाने पर नाम उड़ाया गया होगा, या उड़ाए जाने का एक खतरा है। कि जो ट्रेंड है वो ट्रेंड यही है। हमने दिल्ली में देखा, हमने कर्नाटक के इलेक्शन में भी देखा। कर्नाटक के इलेक्शन में गया, कई दिन रुका और वहां पे काम हुआ इसको लेकर, और काम हुआ तो 27 लाख मतदाता वापस आए, जोड़े गए, नाम जोड़े गए। 27 लाख गायब थे, वापस जोड़े गए तो 28 लाख हो गए। और उसके बाद चुनाव हुआ, तो चुनाव में आप देख लीजिए क्या हुआ। तो असली जो नब्ज है, जो कैंसर है, वो यहाँ है। जो जड़ को पकड़ना होगा, आपको समझना होगा कि जड़ क्या है, और इसको लेकर जब तक राजनीतिक पार्टियां जो है वो गंभीर नहीं होंगी, मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में या हरियाणा के सबक के बाद राजनीतिक पार्टियों में गंभीरता आई है। आप उद्धव ठाकरे के बयानों को देखें, चाहे वो तलाशी का मामला हेलीकॉप्टर की या दूसरे और मसले हो, या आप हिमंता बिस्वा शर्मा नहीं हेमंत सोरेन के बयानों को देखें, वो लोग इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और जब एक सख्त बयान आया उद्धव ठाकरे का, तो बीजेपी के नेताओं की भी दिखाने के लिए तलाशियां की गई, उसके पहले नहीं की गई। तो राजनीतिक पार्टियों के कहने का असर होता है। इलेक्शन कमीशन को लगातार दबाव में रखना होगा कि वो जवाबदेह बने, वो संवैधानिक जिम्मेदारी अपनी निभाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं दिया है कि वो पक्षपातपूर्ण उनका रवैया नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव को देख लीजिए, पिछले महाराष्ट्र के चुनाव कब हुए थे? हरियाणा के साथ हुए थे। अब हरियाणा के साथ क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने की गुंजाइश को जिंदा रखना है। 26 को असेंबली खत्म हो रही है, 23 को रिजल्ट आ रहे हैं, 24 तक सर्टिफिकेट मिलेगा लोगों को, वो तब तक आएंगे, नेता चुनेंगे। अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं आई, थोड़ी बहुत उसमें गुंजाइश हुई, तो पूरा तो 25 तारीख से सरकार नहीं बन पाएगी। 26 तारीख से और 26 तारीख से राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जो दिल्ली में बैठे हुए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो तुरंत पहली फ्लाइट से बम्बई आएंगे, छापेमारी शुरू होगी। अडानी जी, जैसा अजीत पवार ने बता दिया, अडानी जी एक्टिव थे सरकार बनाने में पिछली, जो ये फिर एक्टिव होंगे, अब धरा भी चाहिए। नहीं, अडानी जी एक्टिव होंगे, अभी भी एक्टिव होंगे। अडानी जी कोई छुट्टी पे नैनीताल मसूरी नहीं चले गए, वो अपने काम पे लगे हुए होंगे, क्योंकि उनको महाराष्ट्र में तमाम जो आप बात करें कि धारावाहिक जैसी 50 चीजें चाहिए। अभी उन्होंने शॉर्ट पेन भी ले लिया है मुंबई का, तो उनको बहुत कुछ चाहिए यहाँ का। तो इसलिए लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो चुनाव आयोग की गतिविधियों को, और आज हम लोग महाराष्ट्र आए, मुंबई, आज कुछ पत्रकारों से और कुछ राजनीतिक लोगों से हमारी मुलाकातें हुई हैं। कल से हम लोग तमाम मुद्दों पर, इलेक्शन कमीशन के मुद्दों पर भी, लाडली बहना पर भी, मराठा रिजर्वेशन पर भी, जातिवाद जनगणना पे भी, बेरोजगारी, महंगाई पर, तमाम मुद्दों पर, किसानों की आत्महत्याओं पर,
एमएसपी पर, इन सब पे विदर्भ में, मराठवाड़ा में, कोंकण में, मुंबई क्षेत्र में क्या लोग कहते हैं, बिना फिल्टर के हम अपनी राय जो है उनसे लेंगे और फिर दर्शकों को रोज बताएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ आप तक पहुंचाना बाकी है। और उसमें एक तरफ चोरी का आरोप जो है वो सब एक दूसरे पे लगा रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। आपने शुरुआत में सुना होगा जब भाजपा के बारे में और लोकतंत्र की चोर भाजपा से लेकर सांसद विधायकों की चोर भाजपा, और जब यहाँ हम पहुंचे हुए हैं तो यहाँ पर भी तो सरकार चुराई हुई ही है। और यही बात तो आज कह रहे थे राहुल गांधी। और इन सब के बीच जब ऐसे ऐसे आरोप और इन आरोपों के बीच सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, 370, संविधान, किसान और ये तमाम मसले जब आते हैं तो ये चुनाव और भी दिलचस्प हो जाता है। और इन्हीं सब के बीच कुछ ऐसी योजनाएं जिसका जिक्र भाजपा के लोग भी करते हैं, कुछ ऐसी योजनाएं जिसका जिक्र कांग्रेस या उनके साथी सहयोगी भी करते हैं। तो बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है। और जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि कल से और भी बहुत कुछ हम ऐसी ही दिलचस्प बातें, कहानियां आप तक हम पहुंचाएंगे। लगातार हमारी टीम अभी महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के चप्पे चप्पे की खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और उधर झारखंड को भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि झारखंड में अभी बहुत कुछ बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं इधर प्रशांत जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जी आपका, और बहुत शुक्रिया हमारे तीन साथी जो स्टूडियो में मौजूद रहे, डॉक्टर राकेश पाठक जी, प्रोफेसर रविकांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका भी। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लगातार मैं कमेंट देख रहा था, एक्चुअली हाथ में मोबाइल लेकर कमेंट देख रहा था, और AK से लेकर रसिकलाल सतावरा से सहित लुइस